हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। इस वीडियो हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। अब वीडियो जो आएंगे वो टॉपिक वाइज आएंगे। जैसे कोई भी आप टॉपिक बता सकते हो, उस पर क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा और उसके टॉपिक को क्लियर करूँगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। है, वीडियो को लाइक कर देना। इससे क्या है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो को लाइक कर रहे हो आप, तो सही है वीडियो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा वाले हों चाहे बीटेक कर रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी और भी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो भी वीडियो हैं उनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी। तो वहाँ पे क्या करना है आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिए, कि आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक दे रखी होगी, व्हाट्सअप की भी दे रखी होगी। अगर एक व्हाट्सअप फुल हो गया है तो दूसरे व्हाट्सअप की लिंक वो भी दे रखी है, और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दे रखी है। टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे पीडीएफ सारी अपलोड होती जाती हैं। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है। और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, और एक एक करके देखते जाएंगे क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस। हिंदी में देख लेते हैं, इनमें से कौन सा। देखिए भाई, हिंदी में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रतिबलों की क्रिया के अधीन प्लास्टिक विरूपण की धीमी वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा भाई, क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 2 या 3 सेकंड के बाद जो भी है उसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इसका आंसर होगा क्रीप। ठीक है, क्रीप होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसरो में आया है 2018 में। अब हम क्रीप को समझते हैं। ठीक है, क्रीप को देखिए, क्रीप है क्या, क्रीप की डेफिनेशन समझाऊंगा, बाकी बात बता दूंगा क्रीप है क्या। देखिए, when a part is subjected to a constant stress at a high temperature for a long period of time, it will be undergo a slow permanent deformation called creep। ठीक है, कोई भी आपका मशीन का कंपोनेंट है, ठीक है, आईसी इंजन, बॉयलर या टरबाइन, मतलब ये कह रहा है कि दिस प्रॉपर्टी कंसीडर आईसी इंजन, बॉयलर्स और टरबाइन। तो ये कह रहा है कि कोई भी एक पार्ट है जिसपे कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है। क्या है, कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है एट हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका 50 किलो न्यूटन का कंटिन्यूस एक कांस्टेंट लोड लग रहा है। ठीक है, मतलब हर बार उस पर 50 का ही लग रहा है, कुल मिला के ये है 50 किलो न्यूटन का, तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। और हाई टेम्परेचर भी है उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसमें क्या देखा जाता है कि पार्ट में जो भी ये मशीन का कंपोनेंट है उसमें क्या है, स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, विरूपण देखने को मिलता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये जो क्रीप की जो कंडीशन है वो क्या होती है, वो आईसी इंजन में, बॉयलर्स में और टरबाइन में होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका ये है, यहाँ पे गैस टरबाइन है। ठीक है, ये गैस टरबाइन का एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने। तो यहाँ पे क्या है कि टरबाइंस के ब्लेड लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं, टरबाइंस के ब्लेड है। अगर यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर की गैस होती है, ठीक है, क्या होगी, हाई टेम्परेचर की गैस होती है, या स्टीम टरबाइन कह लो। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, और ब्लेड पे क्या होगा, परमानेंट एक डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, परमानेंट स्लो डिफॉर्मेशन होगा, जिससे क्या है, जो ब्लेड होते हैं वो हल्का सा बेंडिंग कर जाते हैं। ठीक है, या ख़राब हो जाते हैं कुल मिला के इस तरीके से। लेकिन ये जल्दी नहीं होता, क्योंकि ये भी चीज़ एक इंजीनियरिंग से देखिए, ये जो ब्लेड होते हैं उन पे कांस्टेंट एक टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो होता क्या है कि ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया, आईसी इंजन में की बात करी जाए तो आईसी इंजन में भी आप बात कर सकते हो कि आईसी इंजन जो भी होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है इस जगह पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है कि नहीं। तो पिस्टन पे क्या होता है, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है इस पर। तो ये आईसी इंजन और बॉयलर्स और टरबाइन, ये एग्जाम्पल हो गए आपके क्रीप के। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्रीप का मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि क्रीप होता है वो 3 टाइप का होता है। देखो कैसे है, क्रीप इज़ 3 टाइप, दिख रहा है,
क्रीप इज़ 3 टाइप। ये कुछ नोट्स हैं, ठीक है, तो बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। डिफॉर्मेशन और टाइम का जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, डिफॉर्मेशन टाइम का ग्राफ बना हुआ है, उसमें देखिए प्राइमरी क्रीप होगा, सेकेंडरी क्रीप होगा और टर्सरी क्रीप होगा, ठीक है, 3 टाइप की क्रीप होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइमरी क्रीप में क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डिक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और सेकेंडरी क्रीप में क्या होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट रहता है। और टर्सरी क्रीप में क्या होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज विद टाइम। ठीक है, इतना याद कर लो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद करने की। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। ठीक है, वीडियो छोड़ के जाना नहीं, पूरा देखना वीडियो, आपको प्रॉपर्टी जितनी होंगी वो क्लियर होती चली जाएंगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ऐसा तो है नहीं मैं आपको बताता नहीं हूँ, और आप वीडियो लाइक भी नहीं करते हो। ठीक है, वीडियो बना रहे हो तो लाइक तो कर दिया करो। देखो दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिज़ायरेबल इन पार्ट सब्जेक्ट टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। कह रहा है कि आघात और संघट्य भारों के अधीन पुर्जों के लिए इनमें से कौन सा गुण वांछनीय है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है भाई, स्ट्रेंथ होगा या स्टिफनेस या टफनेस या ब्रिटलनेस, बताइए। तो इसका आंसर भाई होगा टफनेस। ठीक है, दृढ़ता बोलेंगे। अब हम टफनेस को समझ लेते हैं। वैसे देखो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम्पल से लेके बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो टफनेस को देखिए, मैं टफनेस को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी 2 डेफिनेशन होती हैं टफनेस की। देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मटेरियल एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। मतलब ये क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो एब्जॉर्ब करता है बिफोर फ्रैक्चर होने से पहले। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन की मैं बात करूँ टफनेस की, तो उसमें क्या होगा, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर ब्लोज। तो यहाँ पे ये 2 डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं समझने के लिए। टफनेस ऑफ मटेरियल डिक्रीज व्हेन इफ इज़ हीटेड। मतलब अगर किसी भी कंपोनेंट को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो टफनेस होती है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी हीट करने पर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो भाई यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम किसी मटेरियल को अगर हीट करते हैं, ठीक है, हीट है वो इंक्रीज़ करते हैं, तो इसकी जो टफनेस होगी वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक समझ लिए। जैसे मान लो कि आपके पास ग्लास है, एक ग्लास है, एक वुड का टुकड़ा हुआ है। ठीक है, वुड का टुकड़ा है, एक ग्लास का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको स्टोन लिया है, एक स्टोन लिया है, वो 5 किलोग्राम का है, 5 किलोग्राम का स्टोन है। ठीक है, और दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं हम, वुड पे भी अप्लाई कर रहे हैं और ग्लास पे अप्लाई कर रहे हैं और वुड पे भी अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या मिलता है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या मिलता है कि ग्लास होता है वो क्या हो जाता है, वो इस तरीके का हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, एक तरीके में क्रैक हो जाता है। लेकिन वुड होता है उसमें क्या होता है कि वो 5 किलो के वेट को एब्जॉर्व कर लेगा। तो क्या कह रहा है, ग्लास ब्रेक बट वुड इज एब्जॉर्व मैक्सिमम एनर्जी ऑफ स्टोन लोड। ठीक है, वुड क्या होगा कि अगर स्टोन गिरेगा तो एकदम से उसकी एनर्जी है उसको एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिख रखा है कि टफनेस ऑफ ग्लास इज लेस देन टफनेस ऑफ वुड। ठीक है, इट मीन्स कि ग्लास की जो टफनेस है वो कम है और वुड की जो टफनेस है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, वहाँ से समझ लेना आप, पूरा डिटेल में मैं आपको लिख रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम क्या होता है। देखो, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन टू डिफ्लेक्शन अंडर स्ट्रेस इज नॉन एज। हिंदी में देख लेते हैं, किसी सामग्री की प्रतिबल के अधीन विरूपण या विक्षेपण का विरोध करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो क्या आंसर हो सकता है अभी इसका, देखिए इसका आंसर होगा स्टिफनेस। ठीक है, स्टिफनेस होगा। तो स्टिफनेस को देख लेते हैं, एसएससी जेई में आया हुआ है, स्टिफनेस को जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टिफनेस की डेफिनेशन क्या होगी भाई, जो है मैं आपको क्लियर पढ़ के बता दे रहा हूँ। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। तो मतलब इसमें एक एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल में जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस को करता है। ठीक है, बाकी देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन। जैसे मान लो कि आपके पास 100 किलो एक mm डिफॉर्मेशन में, जैसे मान लो 100 किलो न्यूटन का वेट लग रहा है और 200 किलो न्यूटन का वेट लग रहा है,
तो स्टिफनेस किस में होगी सबसे ज़्यादा पता है? स्टिफनेस ऑफ बी एज कम्पेयर टू स्टिफनेस ऑफ ए, ग्रेटर देन, ठीक है, बी की स्टिफनेस ज़्यादा होगी। इट मीन क्या कह रहा है कि जो मटेरियल ज़्यादा स्टिफनेस होगा उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, बात समझ में आई? जिस मटेरियल में ज़्यादा स्टिफनेस होगा उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो मतलब स्टिफनेस ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्टिफनेस ऑफ ए, ठीक है, इस तरीके से हो गया। बाकी एक क्वेश्चन और आता है, मैंने आपको बताया था बहुत बार कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको कट इनटू टू हाफ, मान लो कि एक स्प्रिंग है, इसको मैंने दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसी स्प्रिंग को दो तोड़ दिया यहाँ से, तो इसकी स्टिफनेस क्या हो जाती है, मतलब एक स्टिफनेस क्या हो जाती है, तो इसकी स्टिफनेस होगी वो डबल हो जाएगी, ठीक है, इसकी भी स्टिफनेस अलग होगी, इसकी भी स्टिफनेस अलग होगी। ये बात क्लियर होगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को याद कर लेना। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी इज इन द इलास्टिक रीजन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हिंदी में देखिए, पदार्थ की प्रत्यास्थ क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? रेजिलेंस होगा, या फिर डक्टिलिटी होगा, टफनेस होगा, या फिर हार्डनेस होगा। देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? रेजिलेंस, रेजिलेंस होगा। तो रेजिलेंस को हम समझ लेते हैं कि क्या है भाई रेजिलेंस। देखिए भाई, रेजिलेंस को समझिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं लेकिन समझ में आएगा आपको। देखिए, एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज रेजिलेंस। मतलब एनर्जी की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होनी चाहिए विद इन इलास्टिक लिमिट, याद रखना विद इन, ठीक है, ये लिख रखा है मैंने, विद इन इलास्टिक लिमिट। इट इज़ ए मेजर बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट। दिस इज प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल। तो ये प्रॉपर्टी जो एसेंशियल होती है वो ज़्यादातर स्प्रिंग के लिए होती है, ठीक है, स्प्रिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर लोड लगाएंगे तो ये स्प्रिंग होगी वो दब जाती है, इट मीन्स वो रेजिलेंस होती है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या कह रहा है? रेजिलेंस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा। तो रेजिलेंस क्लियर हो गई। उसके बाद हम प्रूफ रेजिलेंस को देखते हैं कि प्रूफ रेजिलेंस होता क्या है। यहाँ पे प्रूफ रेजिलेंस देखिए क्या है, मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट। याद रखना कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कैपेसिटी ऑफ विद इन इलास्टिक लिमिट वो होता है रेजिलेंस, और प्रूफ रेजिलेंस में क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट। याद रखना, अप टू इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज प्रूफ रेजिलेंस। तो यहाँ पे प्रूफ रेजिलेंस का हम एक फिगर देखते हैं, ठीक है, लोड बाई डिफॉर्मेशन में। तो लोड बाई डिफॉर्मेशन में अगर आप देखोगे, ठीक है, लोड बाई डिफॉर्मेशन में देख रहे हो, तो ग्राफ बनना है, तो ये ग्राफ जो जा रहा है, इस ग्राफ को समझिए। तो यहाँ पे जो एरिया है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया वो क्या है? रेजिलेंस हो गया, ठीक है, और ये जो एरिया है ये वाला बाकी वो होगा प्रूफ रेजिलेंस, ठीक है। ये टफनेस को शो करा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो, एरिया अंडर द कर्व लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन इज शोन रेजिलेंस। तो आप देख रहे हो रेजिलेंस क्या है, डिफॉर्मेशन क्या है। आगे देखिए, आगे कुछ एक और ग्राफ, आगे देखिए एक और ग्राफ है, इसमें क्या कह रहा है कि एरिया अंडर द कर्व स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम शोन मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता क्या है? देखिए, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ रेजिलेंस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अभी मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है प्रूफ रेजिलेंस जो होता है उसको पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम वो होता है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो ये होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, आपको अगर पढ़ रहे हो तो याद होगा, ठीक है, बहुत बार आता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। द स्टिफनेस इज ए एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट ठीक है, स्टिफनेस किसी सामग्री की को सहन करने की क्षमता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर होगा इसका भाई, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस, ठीक है, स्टिफनेस आपको बताओ डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द सेम एज दोज। तो देखो, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ठीक है, जी होता है, क्या होता है? टाउ अपॉन फाई, ठीक है, पता होगा, सी एस स्ट्रेस अपॉन सी एस स्ट्रेन।
तो इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm²। ये जो यूनिट होती है वो किसके सेम होती है, तो इसका आंसर होगा भाई स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, पता होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक सडनली विद लिटिल नो डिफॉर्मेशन इज नॉन एज। देखिए, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होती है, वो एकदम ब्रेक हो जाता है वो। जैसे कोई भी मटेरियल है, ठीक है, जैसे मैं आपको ग्राफ बता दे रहा हूँ, एक ग्राफ है, अगर यहाँ से अगर ऐसे जा रहा है और एकदम से वो क्या होता है, फ्रैक्चर हो गया, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हुई। ये वाली डिफॉर्मेशन का एक आगे वाला है, ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का है, लेकिन यहीं पे वो फ्रैक्चर हो जा रहा है एकदम से और लोड लग रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि वो होता है ब्रिटल। ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटलनेस होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, अगर कोई भी ग्लास है आपके पास, कोई भी शीशा है, ठीक है, उसमें अगर आपको पत्थर मारना है, ठीक है, पत्थर मार दिया तो इस तरीके का हो जाएगा वो, ठीक है, या फिर ये तरीके की प्लेट हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये टाइप के मटेरियल होते हैं, वो ब्रिटलनेस होते हैं, ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं इसको, भंगुर बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और इस तरीके के टुकड़े टुकड़े टूट जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ स्टील इज एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ साइकिल इन फटीग लोडिंग। तो क्या कह रहा है, इस्पात की सहन सीमा श्रांति भ्रमण में चक्रों की संख्या के साथ जुड़ी हुई है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा भाई इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत होगा। चलिए इसको समझते हैं आगे। तो हमने पढ़ा था अभी इनफाइनाइट लाइफ के बारे में, कि अगर कोई भी शाफ्ट है वो घूमती रहती है, ठीक है, तो क्या क्या रिवॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। द फेलर इज ए कॉज्ड बाई मीन्स ऑफ प्रोग्रेस क्रैक इन्फॉर्मेशन विच आर यूजली फाइन एंड माइक्रोस्कोपिक साइज। द प्रॉपर्टी ऑफ कंसर्न बार फॉर डिज़ाइन शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड एंड गियर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है वो किस लिए, तो डिज़ाइन होती है शाफ्ट के लिए, कनेक्टिंग रॉड के लिए और गियर के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो इनफाइनाइट लाइफ होती है किस किस के लिए, अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, इनफाइनाइट लाइफ किसके लिए, जैसे शाफ्ट है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, शाफ्ट है और बियरिंग पे घूम रही है वो, ठीक है, इसका लोड लगेगा नीचे, ठीक है, लगेगा ना इसका भार। तो यहाँ पे 10⁶ रिवॉल्यूशन होती है, वो होती है फॉर फेरस के लिए। मतलब एक रिवॉल्यूशन रखा जाता है, अगर 10⁶ रिवॉल्यूशन रखा जाएगा फॉर फेरस के लिए, ठीक है, फेरस के लिए रखा जाएगा। और इसके बाद ये मटेरियल थोड़ा सा क्रैक हो सकता है, संभावना हो सकती है इसकी क्रैक की। ठीक है, दूसरा क्या है, 10⁸ होता है रिवॉल्यूशन फॉर नॉन फेरस मटेरियल के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। आगे देखते हैं फटीग लाइफ होती क्या है। फटीग लाइफ को हम समझ लेते हैं। फटीग लाइफ, इट इज़ द लाइफ ऑफ मटेरियल इन नंबर ऑफ ड्यूरेशन बिफोर द इनिशिएशन ऑफ एनी क्रैक। ठीक है, मतलब ये कोई ऐसी लाइफ होती है मटेरियल की जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन होता है। मतलब देखिए, जैसे मान लो कि शाफ्ट है आपकी, ठीक है, ये शाफ्ट है, तुम्हें तो पता ही होगा भाई, ये शाफ्ट है, किसी बियरिंग पे घूम रही है, तो इसकी भी कोई एक लिमिट होगी, इसका जो लोड होगा, ठीक है, मान लो कि 100 kg का, मतलब मान लो कि 100 kg का वेट है इसका, ठीक है, और इसका लोड होगा भाई नीचे की ओर कार्य करेगा कि नहीं, अगर इसका घूमेगा, ठीक है, इसका लोड नीचे की तरफ कार्य करेगा, तो इसमें कोई एक डिफॉर्मेशन होगी। तो इसका जो वो है ना, क्रैक होने से पहले इसका रिवॉल्यूशन रखा जाता है। मैंने अभी बताया था कि घूमने का जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, वो रखा जाता है, 10⁶ है, कितना है। तो ये चीज़ होती है फटीग लाइफ। ठीक है, क्लियर। तो क्या कह रहा है, अंडर साइक्लिंग लोडिंग मटेरियल विल डिज़ाइन एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, साइक्लिंग लोडिंग के लिए जो डिज़ाइन रखी जाती है, मटेरियल लोडिंग के लिए डिज़ाइन रखी जाती है, वो एंड्योरेंस लिमिट के अंतर्गत रखी जाती है। तो एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, एंड्योरेंस लिमिट देखिए क्या होती है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, ठीक है, समझ लेना, नहीं समझ में आए तो पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, इतना तो नहीं है। देखो एंड्योरेंस लिमिट क्या है, मीज़र बाई SN कर्व। ठीक है, SN कर्व का मतलब होता है स्ट्रेस और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है एंड्योरेंस लिमिट, इट इज़ ए वैल्यू ऑफ स्ट्रेस लोड एट विच फटीग लाइफ ऑफ मटेरियल बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया। ये एक ऐसी वैल्यू है स्ट्रेस और लोड की जहाँ पे फटीग लाइफ होती है, वो मटेरियल की फटीग लाइफ होती है, वो इनफाइनाइट तक हो जाती है। ठीक है, बिकम इनफाइनाइट दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम एंड्योरेंस लिमिट बोलेंगे। क्लियर।
और फटीग लाइफ वो आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, द इम्पैक्ट टेस्ट डन टू ऑफ ए मटेरियल। तो इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, टफनेस के लिए होता है, ठीक है, टफनेस के लिए होता है। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट टेस्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखिए टू टाइप ऑफ टेस्ट, टफनेस के टू टाइप टेस्ट होते हैं, एक तो 4P टेस्ट होता है, एक होता है आइजो टेस्ट, ठीक है। तो ये एक वीडियो मैंने शायद बनाया था, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा याद नहीं है मैं, लेकिन मैंने बनाया था डिटेल में, नहीं तो इसको बाद में डिटेल में बना देंगे। तो देखिए ये जो पहला वाला है, ठीक है, ये पहला वाला है वो 4P टेस्ट है, ठीक है। 4P टेस्ट में क्या होता है, आपको देखो इस तरीके का वी नॉच दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है वी नॉच। तो इसमें एक तरीके का इसमें लोड लगाया जाता है इस तरीके का, ठीक है, स्पेसिमेन को लगा दिया है इस जगह पे, और एक इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है, मतलब एक तरीके से एकदम झटका दिया जाता है इस पर। एक ये वाला है, ठीक है, इसको स्पेसिमेन को बांध दिया जाता है, स्पेसिमेन को एक सॉकेट में बांध दिया है, ठीक है। तो इसके बाद ये पेंडुलम है और इस तरीके से इसमें लोड लगता है, ठीक है। तो ये होगा आपका आइजो टेस्ट। इनके कुछ अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के इसके बारे में डिटेल में इसको बाद में बता दूंगा कि किसका एंगल कितना होता है, वी नॉच इसके बारे में एंगल मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन, तो डिटेल में इसको बताऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे अभी सिर्फ हम प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बता दिया कि टफनेस के जो टेस्ट होते हैं वो 4P टेस्ट और आइजो टेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एन इंडेक्स इट्स। तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है वो मटेरियल के लिए, वो क्या होगा भाई, टफनेस होगा, क्या होगा बताइए, क्या आंसर हो सकता है, टफनेस ही होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द मैक्सिमम स्ट्रेस विच ए मटेरियल कैन विदस्टैंड बिफोर इट्स फ्रैक्चर इज कॉल्ड। वह अधिकतम प्रतिबल जिस पर भंजन होने के पहले सहन करता है कहलाता है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो ये होगा भाई अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, सब्सटेंस इन विच ए मेजर्ड प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो क्या आंसर होगा भाई बताइए। तो इसका आंसर भाई क्या हो सकता है, होमोजीनियस सब्सटेंस होगा, या फिर आइसोट्रोपिक सब्सटेंस होगा, एनाइसोट्रोपिक होगा, या फिर क्रस्टलाइन सब्सटेंस होगा, बताइए। विजाग स्टील में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेल में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब तो क्वेश्चन का लेवल तो कुछ पता ही नहीं, कौन से क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं आपको पता होगा, अब एग्जाम दे रहे होंगे तो, ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर भाई क्या हो सकता है बताइए, इसका आंसर होगा आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है, या सब्सटेंस। तो हम समझ लेते हैं आइसोट्रोपिक क्या होता है। आगे देखिए, यहाँ देखिए मैं एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए भाई, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, होमोजेनियस मटेरियल देखेंगे सबसे पहले होता है क्या है। अरे आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, कॉपी में लिख लेना या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ देखिए होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है, द मटेरियल विच सेम प्रॉपर्टी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑल पॉइंट। मतलब होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है कि कोई भी मटेरियल उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है एक गिवन डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी होगी, तो E1 E2 ये दिखाई दे रहा है, इस तरीके का एग्जांपल है। आगे देखिए आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या होता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या होगा भाई, ध्यान दीजिए, द मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ गिवन पॉइंट। मतलब एक ही पॉइंट पे सब इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो इनको बोलेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। आगे देखिए होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक में क्या होगा, द मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन द डायरेक्शन ऑफ एट ए पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है। एनाइसोट्रॉपिक देखिए या नॉन आइसोट्रॉपिक, ठीक है, द मटेरियल विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ए ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट। मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी, देखिए कि अगर E1 E2 E3, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल। क्लियर। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में क्या होगा भाई, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में देखिए द मटेरियल विद विच हैव डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज नॉन एज ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, E1 E2 इस तरीके से।
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कुछ मटेरियल होते हैं, जैसे होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल में इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये आ जाते हैं कभी कभार। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में कितने होते हैं, 9 होते हैं, और एनाइसोट्रोपिक मटेरियल में होते हैं 21। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनाइसोट्रोपिक में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा हो जाता है वीडियो, फिर दिक्कत हो जाती है तुम लोगों को ही। टफनेस ऑफ मटेरियल मीन्स, टफनेस ऑफ मटेरियल मीन्स क्या होता है, इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पीएसयू में पूछा जाता है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। ठीक है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। तो सबसे ज़्यादा लोग क्या लगाते हैं, इसका आंसर क्या लगाएंगे, रबड़ लगाते हैं। ठीक है, जो गलत होता है। इसका आंसर पता है सही होगा, स्टील। ठीक है, स्टील लगा के आएंगे। तो यहाँ पे एक कारण है, इसका मैं कारण बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मोर यंग मॉडल्स, अगर यंग मॉडल्स ये होता है, ये ज़्यादा होता है, इसका मतलब होगा वो मोर इलास्टिक होगा। ठीक है, मोर इलास्टिक होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यंग मॉडल्स होता है वो माइल्ड स्टील का होता है, 210 गीगा पास्कल। उसके बाद रॉट आयरन का देखिए 190 गीगा पास्कल होगा। कॉपर का देखिए वो 110 से लेके 120, और एल्यूमिनियम का देखिए 170, और ब्रास का देखिए तो 96 से लेके 110 होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो मैं आपसे एक बात बता दे रहा हूँ, आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, टॉपिक है और विद क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो नीचे। ठीक है, मुझे मतलब मैं छोटा सा ही वीडियो बनाऊँगा आपके लिए 5-10 मिनट का, और टॉपिक वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस भाई आपको लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, बहुत दिन हो गए कोई लाइक नहीं करता है वीडियो को, सब बेकार वीडियो जा रहे हैं। इतनी मेहनत करके बनाओ वीडियो को, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन द केस ऑफ फटीग लोडिंग ऑफ मटेरियल इन द स्ट्रेस लेवल करस्पॉन्डिंग इफ इनफाइनाइट लाइफ इज नॉन एज। तो पदार्थों की श्रांति भरण फटीग लोडिंग के संदर्भ में अनंत जीवन अरूपण प्रतिबल स्तर को किससे जाना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, लोडिंग, फटीग, टेंसल या एंड्रेंस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था ना, पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, केस ऑफ फटिंग लोडिंग मटेरियल विद स्ट्रेस लेवल करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट लाइफ। तो क्या था इसमें, एंड्योरेंस लिमिट थी ना, एंड्योरेंस लिमिट थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखिए, द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर भाई क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा रेजिलेंस। ठीक है, अगर एब्जॉर्ब एनर्जी आ रहा है और विद इन इलास्टिकली डिफॉर्म, ठीक है, तो इलास्टिकली डिफॉर्म आ रहा है तो रेजिलेंस होगा। ठीक है, और रेजिलेंस की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ अपेरेंट स्ट्रेस रैपिडली डिक्रीज इन ए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। बताइए। तो ये कुछ नया क्वेश्चन लग रहा होगा, NPCL 2018 में आया क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा भाई नेकिंग। ठीक है, नेकिंग होगा। प्रतिबल आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा अवास्तविक प्रतिबल तेजी से घटने का कारण बनता है, तो नेकिंग होता है। ठीक है, वही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का, देयर इज ए फॉर ए ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सा एक इंपॉर्टेंट आंसर है इसमें से, बताइए। नो इलास्टिक जोन या नो प्लास्टिक जोन या लार्ज इलास्टिक जोन या लार्ज प्लास्टिक जोन। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए ब्रिटल मटेरियल के जो होता है वो नो प्लास्टिक जोन होता है। ठीक है, क्या होता है, नो प्लास्टिक जोन, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे फ्रैक्चर हो जा रहा है, ये आगे को नहीं बढ़ रहा है ग्राफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए भाई, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी टू डिफॉर्म प्लास्टिकली विद इन फ्रैक्चर इज नॉन एज। तो ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, क्या होता है, फ्रैक्चर की बात कर रहा है, डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चरिंग। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, टफनेस होगी। ठीक है, डी आ गया। टफनेस को मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए भाई RRB में आंसर आया, क्वेश्चन आया ये, इफ़ ए मटेरियल शोन ए डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था डिफरेंट प्रॉपर्टी और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो क्या आंसर होगा इसका, बताइए। अभी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मैंने आपको जस्ट बताया था, इसका 20 का आंसर बता दो सभी लोग, अगर पढ़ रहे हो सही तरीके से तो।
नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, मना कर दो कि हमें नहीं पता। बताया था ना कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वो है, ठीक है, E1, E2 और E3 इस तरीके से बना था, तो एनाइसोट्रोपिक मटेरियल मैंने बताया था, एनाइसोट्रोपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज। तो क्या होगा आंसर, स्ट्रेन एनर्जी होगी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी को थोड़ा देख लेते हैं हम, थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ नहीं है। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी डिफॉर्मेशन होता है, आपको पता होगा, अगर लोड लगेगा तो ये दब जाती है, ठीक है, पुश हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी है वो बराबर होती है वर्क डन टू डिफॉर्मेशन, ठीक है, डिफॉर्मेशन पे होती है। यहाँ पे लोड क्या क्या लगते हैं, ग्रेजुअल लोड लगता है, सडन लोड लगते हैं, इम्पैक्ट लोड, हम पढ़ते हैं इनको, ठीक है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 22, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22। देखिए कितनी बार एग्जाम में आया है, देखो, ठीक है, विजाग स्टील में आया हुआ है, विजाग स्टील में आया हुआ है, एसएससी जेई में, एसएससी जेई ऑनलाइन, उत्तराखंड जेई में, उत्तराखंड जेई में, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, द मटेरियल विद एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ए डायरेक्शन आर कॉल्ड। बताइए, तो इसका होगा आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है, आइसोट्रॉपिक होगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 23 क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच enable it to drawn it to wire with the application of tensile force called as। तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये भी, कि वायर की फॉर्म में एक ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम, जैसे मान लो कोई भी मटेरियल है ये वाला, ठीक है, इसको हम वायर बना दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा ये भाई, डक्टिलिटी होगी, ठीक है, डक्टिलिटी होगी, जानते हो आप। और डक्टिलिटी में देखिए क्या है कि ये डक्टिलिटी में क्या है, देखिए ये कोई भी मटेरियल है उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, वायर, ठीक है, ये वायर है। तो यहाँ पे एक ग्राफ देखिए, मैं आपको ग्राफ से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर हम डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल की यहाँ पे बात करें, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में अगर कर्व देखेंगे, ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, लोड लगेगा और यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल में कोई नो प्लास्टिक जोन होता है। और डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा इतना दूर तक, ठीक है, तब जाके होगा, और यहाँ पे एब्जॉर्ब कैप एनर्जी लगेगा। इस तरीके से ग्राफ दिखा रखा है। और एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, मैलेबिलिटी क्या होती है, बताइए, मैलेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी मटेरियल को, जैसे कोई भी मटेरियल है, ठीक है, ये मान लो ये मटेरियल है किसका, गोल्ड का, ठीक है, ये गोल्ड है, इसको एक शीट में परिवर्तित कर रहा है, ठीक है, शीट में, पतली शीट में बना दिया इसको, ठीक है, किस में बना दिया, एक शीट में बना दिया, तो ये होगा पीट पीट के सीट में बना दिया, ठीक है, स्ट्राइक कर करके, तो मैलेबिलिटी बोलेंगे उसको, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ़ ए पार्ट इज कांस्टेंट मूव एंड हीटेड इट विल बी डेवलप्ड। यदि एक हिस्से को चलने में दिक्कत है और उसे गर्म किया जाता है तो इसमें बल उत्पन्न हो जाएगा। बताइए क्या होगा भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है, इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी रिटर्न टू हिज ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कह रहा है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण भार हटाने पर वस्तु अपनी मूल आकृति में पुनः वापस आ जाती है, तो क्या कहलाते हैं इसको, तो इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, थोड़ा सा समझ लीजिए हो सके तो। हमारे पास एक रबड़ है, ठीक है, रबड़ दिख रही होगी ये आपको, ठीक है, ये रबड़ कैसी थी पहले, इस तरीके से थी, ठीक है, रबड़ पहले कैसी थी, इस तरीके से थी, और बाद में इसको खींचा तो इस तरीके की बन गई, ठीक है। अब इस रबड़ को इस खींच रहा है, वो यहीं तक खींच रहा है, ठीक है, ये एक लिमिट हो गई इसकी, ये एक लिमिट हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे, ठीक है, इलास्टिक लिमिट हो गई, और ये पुनः वापस इसी कंडीशन में आ जाती है,
ठीक है। अगर इसको छोड़ दें, अगर लोड लगाना, जैसे लोड लगा के खींच रहे हैं दोनों तरफ से, और लोड को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, लोड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया जाए, तो ये पुनः इसी अवस्था में आ जाती है, इसी कंडीशन में आ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। अब आगे की भाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो भी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप टॉपिक बता दीजिए, मैं टॉपिक पे आपको वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और आगे क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। करीबन 2K सब्सक्राइबर हैं उस पर, ठीक है, तो उसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना। उस पर PDF आपको मिल जाएगी। PDF अगर मिले तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो अभी आप जुड़ जाओगे, ठीक है। आगे क्या है, आगे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। ये मैंने कुछ इंग्लिश का एक वीडियो बनाया था, 2 वीडियो बनाए थे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन के, ठीक है। आई डोंट नो तुमने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि इंग्लिश भी आती है, तो बाद में बता देना। अगर नहीं नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, मैं लेकिन आप बाद में देख लेना और बता देना मुझे कि वीडियो में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो शायद कुछ अलग तरीके से मुझे समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 2 वीडियो मैंने बनाए थे, ठीक है, एक तो पार्ट 2 और पार्ट 1, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद देखिए, इसरो का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया था आपने। मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसरो के प्रीवियस क्वेश्चन लेके आने हैं या नहीं लेके आने हैं, वो प्लीज़ बता देना मुझे, क्योंकि एक ही वीडियो मैंने बनाया। बाकी 4-5 वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके एक बार प्लीज़ देख लेना। 6-7 वीडियो पड़े हुए हैं इसरो के, करीबन 200-250 क्वेश्चन पड़े होंगे। उसके बाद क्या करना है भाई, कि जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो तैयारी कर रहे हो SSC JEE की, इसरो की, स्टेट JEE PSU, ठीक है, IUCL SPCL जो भी हैं ये PSU में आते हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, और लास्ट में आके वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाना, ठीक है। चलिए, वीडियो के नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद।